भारत के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में अजीत तोगरे जी का भी नाम आता है। अब तक इन्होंने 1100 से ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन का ऑपरेट किया है और 80 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। चलिए जंगल दिखाते हैं आपको। मतलब एक ग्लॉक बाजू रखते हैं मैं साहब, बिना हथियार के चलना ठीक नहीं रहता। तो सर अब कहाँ हैं हम लोग अभी? बस ये तो अभी शुरुआत ही है जंगल की। अच्छा, चारों ओर दिखाइए। चारों ओर पहाड़ है और जंगल। आपका एक किस्सा भी है कि आप जब सोते थे बस्तर में, आप AK-47 लेकर सोते थे। नहीं, वो आदत आज भी है। आपने 70 एनकाउंटर किया है। फेवरेट बंदूक कौन सी है? किस बंदूक से आपने मतलब लगा हाँ फेवरेट बंदूक ये कहीं भी काम आती है? इसकी जो बोर साइज है, हाँ, बुलेट की जो साइज है, हाँ, वो 7.62 है। गुरिल्ला वार में मतलब ये मान लिया जाए अजीत तोगरे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनकी माशूका AK-47 है। पहली माशूका। कभी एम्बुश लगा है आपके ऊपर? गोली चली है? हाँ, कई बार में फायर आया तो पोजीशन लेने की हड़बड़ी में नीचे में नाले में गिर गया था और वो नाले के उस पार भी पूरे लाइन से थे। वो फायर कर रहे थे ऊपर से। एक में गले में लग गई थी पीछे, एक में शोल्डर में, बैक में लगी थी। अच्छा, मान लीजिए हम जंगल में अभी आप लोग निकले हैं ऑपरेशन में, अचानक से एम्बुश लगा है, फायरिंग होने लगी, तो यहाँ कैसे क्या करेंगे आप? यहाँ कैसे बचेंगे? जब बस्तर में ऑपरेशन चालू किए तो इसको हम लोगों ने सुना कि पुलिस पार्टी निकली है और तुरही बजा, जो बस्तर में तुरही रहता है वो बजा, तो एक अलग तरह का टोन में बजा। तो साथ में लड़के रहते थे, पहचानते थे, वही के लड़के। साहब ये सिग्नल दे रहा है। अच्छा, लड़का बता रहा है मेरे साथ, पुराना नक्सली। साहब देखो हम लोग 40 लोग हैं, देखो 4 बार मारेगा ये। अच्छा, मतलब भालू होगा तो खा लिया जाएगा। एक बड़े नक्सली से बात हुआ था इंट्रोगेशन में। मैं बोला डर किस बात से लगता है जी, मरने से तो डरते नहीं तुम? बोले डर माओवाद को सिर्फ 2 चीज़ों से लगता है। पहला, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पे हैं। हमारे जो जवान हैं वो नक्सलियों के गढ़ में घुस करके उन्हें ढेर कर रहे हैं। एनकाउंटर हो रहा है और कई नक्सली जो सामने से आकर के आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में जो जवान नक्सल क्षेत्र में जाते हैं, ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, उनसे बातचीत करना जरूरी है, उनकी कहानी आप लोगों को दिखानी जरूरी है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। अजीत तोगरे जी से हम बातचीत करने वाले हैं। भारत के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में अजीत तोगरे जी का भी नाम आता है। अब तक इन्होंने 1100 से ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन का ऑपरेट किया है और 80 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। इनके बारे में एक और ख़ास बात है कि AK-47 को मानते हैं अपनी माशूका, और जब रात में सोते हैं तो साथ में अपने हृदय से लगा कर रखते हैं AK-47 को। और इनके साथ एक और ख़ास बात है, तकरीबन 21 साल ये नक्सल गढ़ में, नक्सली क्षेत्र में रह चुके हैं। पहली बार इन्हें नॉन नक्सल बेल्ट में पोस्टिंग मिली है। जब ये ऑपरेशन में निकले हैं, कभी इनके ट्रुप्स को यानी कि साथियों को गोली नहीं लगी, मगर 3 गोली खुद अपने शरीर में ले चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करना ज़रूरी है, उनकी कहानी दिखानी ज़रूरी है। आइए चलते हैं और 80 से ज़्यादा एनकाउंटर करने वाले अजीत तोगरे जी की कहानी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आइए। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया फंसा। गीता का सार पीछे लगाए हैं आप। हमारी भी अलग विचारधारा है। अच्छा, क्या विचारधारा है आपकी? हमारी विचारधारा ये है कि यदि दुश्मन आपके बारे में कुछ निगेटिव सोच रहा है, इससे पहले वो कुछ सोचे हमारे बारे में उल्टा, उससे पहले ही उसे ढेर कर दो। तो भैया जो फोटो आपका, ये क्या किस्सा है इसका? ये फोटो ये छोटे डोंगर के पीछे कडेनार बेचा के पास की जगह का है। वो एक कैंप में हम नक्सलियों के पहुंचे। फायरिंग हुई। पुलिस की ओर से, नक्सलियों की ओर से। नक्सली भाग गए। कुछ यानी कि बॉडी वगैरह रिकवर नहीं हुई। पर उस जगह में जब गए तो वहां पर उनका चाय बन रहा था, चढ़ा हुआ था। तो बैठ करके हमने वो चाय पिया था। तो वो वही बैठ करके जो चाय पी रहा हूँ
उसका ही फोटो है और उसमें आप गौर से देखेंगे हाँ। तो उस पेड़ में गोलियां लगी हैं। हाँ ये दिख रहा है। हाँ, वो जो गोली पुलिस की गोलियां हैं, अच्छा। क्योंकि नक्सली उस जगह पे थे, दूसरी तरफ से फायरिंग किए थे। जब हम वहां पहुंचे नक्सली भाग गए थे, तो उनकी चाय पी रहे थे हम नक्सलियों की। अच्छा मतलब आप वहाँ पहुंचे, नक्सली ये बना नहीं थे कि पुलिस वाले आने वाले हैं, वो लोग चाय वाय बना के मतलब तैयारी में लगे हुए थे कि फ्रेश होना है थोड़ा। हाँ। और आप लोग पहुंचते हैं, फायरिंग होती है, वो भाग जाते हैं और नक्सलियों को चाय उबल रहा होता है और भैया जा करके उनकी चाय लेते हैं, ग्लास में चाय चुस्की लेते हैं चाय की और फोटो खिंचवाते हैं स्वैग में बहुत बढ़िया। देखिए फोटो एक बार और। तो कहाँ ले जाएंगे आज, आप कहाँ चलेंगे? जंगल की बात करनी है तो चलिए जंगल चलते हैं। जंगल जाएंगे? तो जंगल में भालू या फिर चीता वीता नहीं ना आपके यहाँ? नहीं, उनकी चिंता मत कीजिए, हमारे आसपास नहीं आएंगे वो। अच्छा, जंगल में आप बता रहे थे बिच्छू खा लेते हैं आप? बिच्छू इच्छू नहीं, यानी कि जब जरूरत पड़ती है तो जो भी चीज वहां मिलता है वो खा लिया जाता है। तो भैया जंगल आप ले जा रहे हैं, हथियार उथियार रखे हैं? बिल्कुल। तो अब ग्लॉक कहाँ है आप, ग्लॉक रखे हैं आप? खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा चलिए आइए चलते हैं। मतलब ये ग्लॉक बाजू रखते हैं साहब? बिना हथियार के चलना ठीक नहीं रहता। बंदूक से का प्यार बहुत तगड़ा है, प्रेम करते हैं आप AK-47 से? बेइंतहा। बेइंतहा। चलिए ठीक। तो सर और कितना दूर है जंगल? बस पहुंचने ही वाले हैं। चलिए जंगल दिखाते हैं आपको। पहुंच गए? चलिए आइए। आइए। सर यहाँ भालू भालू होगा तो खा लिया जाएगा। जंगल में ऐसा होता है काट खा जाते हैं आप लोग? नहीं, यहाँ तो नहीं खाते हैं। हाँ। बस्तर में खा जाते हैं। अच्छा, तो मतलब भालू का डर खत्म हो गया पूरा? हाँ, अब यहाँ के भालू जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। हाँ। तो और चलें ऊपर? चलिए। चलिए आइए। सर हाथ दीजिए। चलिए। अरे इधर स्मूथ है। मैन वर्सेस वाइल्ड हो जा रहा है। अब बैठा जाए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप, घर कहाँ है आपका? ऐसे नेटिव तो जांजगीर जिला के हैं। हाँ। पर अब रायपुर में बस गए हैं। अच्छा। पापा भी पुलिस विभाग से, हाँ हाँ। श्री जीवन लाल ओगरे DSP पद से रिटायर हुए 95 में, और रायपुर में ही बस गए। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? रायपुर गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल से। हाँ। फिर छत्तीसगढ़ कॉलेज से। हाँ। रविशंकर यूनिवर्सिटी से। बचपन से आपके मन में था कि पिताजी पुलिस लाइन में थे, कि पुलिस में जाना है, कुछ और ख्याल था आपका? ऐसे यूनिफॉर्म बचपन से देखते देखते अट्रैक्शन तो था। हाँ। पर ग्रेजुएशन के बाद ऐसा था कि नौकरी मिल जाए कोई भी। हाँ। एकदम टारगेटेड नहीं था। हाँ। किसी पुलिस में जाना है, सेना में जाना है, पैरामिलिट्री में जाना है। नौकरी की कोशिश में थे, सारे जॉब्स वगैरह ट्राई कर रहे थे। हाँ। और उसी समय 2003 में वैकेंसी निकली और उसमें सेलेक्ट हो गए। हाँ हाँ। तो बचपन के जो अजीत ओगरे थे वो कैसे थे? एक किस्सा है आपका कि आप जब इंस्पेक्टर बन गए, आपकी टीचर आपसे मिली और बोली अरे ओगरे तू इंस्पेक्टर बन गया, क्या किस्सा था? बचपन में मैं बड़े शरारती बच्चों में आता था। हाँ। तो टीचर से पढ़ाई में गधा था। हाँ।
कुछ खास वो नहीं था। हाँ। हाँ, मगर बदमाशियों में मैं स्कूल में टॉप करता था। वो टीचर्स आज भी मुझे याद रखते हैं। काफ़ी साल बाद में मिला धमतरी में अपने एक टीचर से। हाँ। चेहरे से इतनी पहचानी, हाँ। नाम जबकि मैं उनके पास लगभग 25 साल पहले पढ़ा था, हाँ। नाम से तुरंत पहचान गई। हाँ। तू कैसे पुलिस वाला बन गया रे? तो बदमाशियाँ बहुत करते थे बचपन में। हाँ। तो उसके आगे आप क्या बोले वो नहीं बताया आप बोले कि गूगल करके देख लो अच्छा वाला पुलिस बनाओ करके। हैं? और थोड़ा मैडम के पास में थोड़ी हाँ। क्या कहा जाए होशियारी मारने की नियत से, हाँ। मैडम गूगल करके देख लीजिए, हाँ। अच्छा वाला पुलिस वाला बन गया हूँ करके। हाँ। तो बोली जानते थे तू बदमाश तो है हाँ। पर बदतमीज नहीं था। हाँ। अरे ज़माना ऐसा था कि टीचर्स पीटते थे हाँ। तो हम इस प्रयास में रहते थे कि घर वालों को पता ना चल जाए कि टीचर्स ने ठीक पीटा बात है। है। न तो जैसे धान का पहली किस्त आती है, हाँ। बाद में बोनस मिलता है, वैसे बोनस के तौर पे हमको घर में एक्स्ट्रा पिटाई मिलती थी। हाँ। कभी कोई शिकायत नहीं, बदमाशी किया सही गलत थे, टीचर्स ने जो बोला, हाँ। बदतमीजी कभी नहीं की। 2003 में आपकी पोस्टिंग हुई बस्तर। जी। 3 में तो मतलब घनघोर जंगल इलाका, रायपुर का रहने वाला लड़का जब बस्तर पहुंचा तो डर तो लगा होगा। आज आप मार रहे हैं, मतलब 70 एनकाउंटर प्लस आपके ऊपर है, लेकिन आज आप कर रहे हैं ना, पहले थोड़े कर रहे होंगे आप, तब डर लगा होगा आपको। बहुत ज़्यादा। हाँ। इनफैक्ट हमारे पूरे बैचमेट जब ट्रेनिंग के बाद बस्तर जा रहे थे हाँ। तो हमको बस वारंट दिया गया था सरकारी। हम लोगों ने बोला, उस समय जगदलपुर का किराया शायद 120 से 130 रुपये कुछ था। बोले से 120 130 रुपये चक्कर में जान नहीं गंवानी है। हम लोग वारंट से नहीं गए। हाँ। पैसे दे करके। पैसे देकर गए और वो भी अलग अलग गए। हाँ। पूरे ग्रुप में नहीं गए। मतलब जब पोस्टिंग हुई तब की बात बता रहे हैं आप? पोस्टिंग हुई फर्स्ट जब हम बस्तर जा रहे थे रायपुर से। हाँ। इतने डरे हुए थे कि ग्रुप में नहीं गए। हाँ। सब अलग अलग गए। हाँ। कि मतलब मालूम न पड़ जाए कि पुलिस वाले नई ज्वाइनिंग में आ रहे हैं। मन में तो एक से एक पिक्चर चल रही थी ना। हाँ। बस रोक लिया जाएगा, निकाल करके मार दिया जाएगा। ऐसा हो ही रहा था उस समय। हाँ। तो हम तो मेन जगदलपुर रोड के बारे में भी ऐसी सोच रखते थे। हाँ। कि मतलब निकले यहाँ से वहाँ हो ही जाएगा वारदात, गड़बड़ हो सकती है। हाँ। पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ। धीरे धीरे डर दूर हो गया। हाँ। नहीं, मैं उस पर आऊँगा। आपका डर, आपको तो अधिकारियों ने भी कह दिया कि भैया तुम डरते नहीं हो, डरोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। आप कहीं भी 2-3 लोगों को लेकर जंगल में घुस जाते थे, फायरिंग हुई, आप गोली वोली लगी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के बात करते हैं फिर। ठीक। चलिए। तो आज जब आप देख रहे हैं नक्सल ऑपरेशन इतना तगड़ा चल रहा है, तो मन में क्या ख्याल आता है? आपका मन करता नहीं है मैं भी जाऊँगा वहाँ पे, 1 2 3 4 10 को ढेर कर दूँ? नहीं, मन तो बहुत करता है। हाँ। पर उस समय के साथ में बहुत परिवर्तन आ चुका है। हाँ। आज और पहले की स्थिति में हाँ। जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले 20 इंट में, अच्छा मैं उस जमाने की बात बोल रहा हूँ जब मोबाइल नेटवर्क नहीं है। 2003-4 की बात है। हाँ, जब मोबाइल नेटवर्क यदा कदा कहीं पे मिलता है, हाँ। उस समय की बात बोल रहा हूँ। 20 इंट में एक टीम निकलती थी। आज एक टीम में 20 टीमें निकलती हैं। इतनी ज़्यादा फोर्सेस बढ़ी हैं बस्तर में। पहले एक टीम की स्ट्रेंथ 40, बहुत ज़्यादा होता था तो 60, एक आध दो कैंप और मिलाते थे तो 100-150 होता था। आज वो 20 की 20 टीमें 100 से ऊपर की स्ट्रेंथ की रहती हैं। तो फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है, नेटवर्क बढ़ गया है। एक बड़े नक्सली से बात हुआ था इंट्रोगेशन में। मैं बोला डर किस बात से लगता है जी, मरने से तो डरते नहीं तुम? बोले डर माओवाद को सिर्फ 2 चीज़ों से लगता है। पहला मोबाइल नेटवर्क से, दूसरा रोड कनेक्टिविटी से, बाकी किसी चीज़ से हम डरते ही नहीं। बोला ये नक्सली बता रहे थे। हाँ। अभी हाल में ही वो जबलपुर में पकड़ाए थे उनके एसजेडसी मेंबर, और फिर भोपाल में उनके इंट्रोगेशन के लिए गए थे। तो 5-7 दिन तक इंट्रोगेशन चलती है तो दोस्ती हो जाती है। तो ऐसी बातें मैंने पूछा उसको, भाई मरने का तो डिसाइड कर लियो, मरना तो है ही, हमारी 2-3 पीढ़ियों के बाद भारत में माओवाद देखेंगे करके। मगर डर तो किसी चीज़ से लगता होगा। तब उन्होंने खास तौर से बात बोली थी, मोबाइल नेटवर्क से और रोड कनेक्टिविटी से। तो माओवादी अगर डरते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी से और रोड कनेक्शन से डरते हैं। हाँ। और आज वही जब अवेलेबल हो गया है तो बस्तर में आप देख लीजिए कि किसी समय पे जवानों की कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी माओवादियों के मुकाबले। आज जवानों की कैजुअलिटी लगभग
जीरो ना की के ओर है बराबर, हाँ। और उनकी कई गुना बढ़ गई है। इसमें ये दोनों फैक्टर ने ही काम किया है। और दूसरा ये भी है कि अब पुलिस का जवान जो है डरता नहीं है। एक समय था जब उनका दबदबा था तो लोग डरा करते थे, जवान भी ऑपरेशंस में जाते थे तो थोड़ा मन में भय रहता था। आज कोई नहीं डरता, आज खबर आती दौड़ पड़ते हैं। सबके दिल से माओवाद का डर, नक्सलियों का डर दूर हो चुका है। तो जब आप बस से बता रहे थे, आपकी बस से वहाँ पहुँचे तो अलग अलग पहुँचे आप लोग? हाँ, और अलग अलग। कार्ड लेकर नहीं गए थे आप लोग? पेमेंट कर रहे थे, पैसे कैश दे रहे थे हाँ, वहाँ पर? वो हमें बस वारंट जारी होता है। हाँ, हमें ऐसा डाउट था कि कहीं वारंट से जाएंगे तो वो आइडेंटिफाई कर पैसा लेंगे। ले, हाँ हम टिकट कटा कर गए थे हाँ। और बिल्कुल सिविलियन लुक्स में गए थे। और क्या होता है कि एकेडमी में हमें पेटी रहती है जिसमें हम नाम वगैरह लिखे थे, वो बिल्कुल पता चल जाता है कि ये फोर्स का, पुलिस का जवान है करके। पेटी वगैरह सब छोड़ करके, सूटकेस वगैरह में सामान लेकर के एकदम सिविलियन लुक बना कर गए थे। हमारे साथ जो गर्ल्स थी, अब क्या होते फोर्सेस से मोस्टली उन लोग पैंट शर्ट जीन्स वगैरह पहनती हैं, उनसे सबसे बोला गया था साड़ी पहन लो या सूट पहन लो, सिविलियन बन करके चलो। हाँ। तो वहाँ से बात भी चलती थी कि सिर्फ आम आदमी अगर पुलिस वाला लोअर पहन जा रहा है तो खतरा है उसको। हाँ, वो कपड़ों से खैर पुलिस वाला तो छिप सकता नहीं, और खास तौर से कोई नया रिक्रूट जो ट्रेनिंग करके आया है, उसका चाल ढाल, बात करने का तरीका, खड़े होने का ढंग, सब चीज बदल चुका रहता है। एक झलक में पहचाना जा सकता है कि ये पुलिस वाला है करके। तो उस समय पे अपने आप को उनके बीच में मिक्सअप करके अंदर सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट था। आई चलते बात करते हैं। तो उसके बाद जब आप बस्तर पहुंचे तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? बस्तर में किस थाने में थे आप? प्रोविजनरी शिप जगदलपुर कोतवाली में ही हुई। हाँ। और फिर वहाँ से जब हम आगे गए तो पहला पोस्टिंग मेरा धनौरा थाने में हुआ था। हाँ। जो अब जो है कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोंडागांव में हुई थी जी। बस सर, यहीं पे घर पे। तो पहला बार ऐसा कब हुआ कि अजीत तोगरे के हाथ में गन है और उन्हें भेजा गया कि आप जाइए ऑपरेशन में? कब पहला बार ऐसा हुआ जब आप प्रोविजनर के तौर पे गए थे आप? प्रोविजनरी शिप नहीं, जब हम जंगल वार ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ। और ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो उस समय हमारे स्टेट में एक नाम चला करता था तुल सिंह पट्टावी का, कि उन्होंने बहुत अच्छे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए। तो एक टीम को उनके पास भेजा गया था दुर्ग कोंदल। हाँ, कांकेर डिस्ट्रिक्ट का। हाँ। तो काउंटर टेररिज्म कॉलेज से सीधा वहाँ गए और हमारे बैच के कुछ लोग और गए और रात में पहुँचे। नेक्स्ट मॉर्निंग एक ऑपरेशन में गए और कैंप से मुश्किल से 8-9 किलोमीटर गए होंगे। एक गांव था कोदा पाखा करके, शायद ऐसा नाम था, कांकेर में, कांकेर डिस्ट्रिक्ट का। अभी बताते वहाँ कैंप भी खुल गया है। उस गांव पहुँचे हैं, गांव के अंदर में फायरिंग हुई। हमारे ही एक बैचमेट ने उसमें फायरिंग में वो आगे था और उसके द्वारा एक नक्सली मारा गया था। अच्छा। वेरी फर्स्ट डे हम निकले हैं एकेडमी से बाहर और रात को पहुँचे हैं, सुबेरे गए हैं और इनकाउंटर हुआ और फर्स्ट बॉडी रिकवर हो गई पहली बार में ही। ये हमारी टीम के और हमारे बैच के एक डीएसपी हैं अभी, उनके द्वारा लिया गया था वो, यानी कि उनकी फायरिंग से नक्सली मारा गया था। तो उसके बाद आप जब वहाँ पहुँचे तब आज जैसे बोलते हैं कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इंडिया में टॉप 10 में आपका नाम आता है, तो पहली बार आप कब अपने हाथ में बंदूक थामे? बंदूक तो थाम चुके थे ट्रेनिंग से ही। हाँ। और वो जो कहा जाता है ना कि टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हाँ। आदमी नहीं होता है। हाँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बहुत लकी था कि मेरे को इतने अच्छी टीम मिली, इतने अच्छे लड़के मिले। मैं लीड कर रहा हूँ। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो मेरे टीम के वो एसपीओ थे जो उस समय 303 लेकर के भी कहीं भी जाने से बिल्कुल नहीं डरा करते थे। तो भले वो इनकाउंटर्स का नाम श्रेय मुझे दिया जाता है, पर ये मेरी पूरी टीम का काम था। आपने जंगल वॉर बताया, हम लोग जंगल में हैं, तो कैसे ट्रेनिंग होती है जंगल वॉर की? जंगल वॉर में ये सिखा दिया जाता है कि अब तुम जंगल में नहीं मरोगे। अच्छा। ना गोलियों से मरने वाले हो, ना भूख से मरने वाले हो, ना थकावट से मरने वाले हो। और हमारे यहाँ का जंगल वॉर कॉलेज बहुत बहुत डेवलप हो चुका है और वहाँ जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो सेना के कुछ अधिकारी भी हैं और हमारे सीनियर्स भी हैं। आपको वहाँ पर 3 महीने के अंदर में जंगल के लिए ऐसा बना दिया जाएगा, अब आप जंगल में से ना डरोगे, ना वहाँ पर आप लड़ते हुए मरोगे।
पूरा सर्वाइवल का मतलब। हर एक चीज आप में आपको निपुण कर दिया जाएगा। वो उसमें सिर्फ फायरिंग स्किल नहीं रहती है, जंगल में सरवाइव करना, आपको पत्तों में जमी हुई सीत को देख करके अंदाजा लगाना है कि सीत पूछी हुई है तो लोग किधर होंगे। अगर सुबेरे बांस वो घास अगर नीचे दबी हुई है, उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लोग गुजरे हैं, कितने लोग गुजरे हैं। और ये सारी ट्रेनिंग इतनी बारीकी से सिखाई जाती है कि 3 महीने में आप वहाँ से जब निकलेंगे तो आप फुल्ली स्किल्ड हो गए रहते हैं, यानी आपके दिल से जंगल का डर दूर हो गया रहता है। मान लीजिए हम जंगल में, अभी आप लोग निकले हैं ऑपरेशन में, अचानक से एम्बुश लगा है, फायरिंग होने लगे, तो यहाँ कैसे क्या करेंगे आप, यहाँ पे कैसे बचेंगे? सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आता है, क्या करना है? इसकी क्या होता है कि ये बड़ा फर्क कर देता है ट्रेनिंग। हाँ। एक सिविलियन कहीं मान लो जंगल में गोली चल गई तो या तो हतप्रत रह जाएगा या दौड़ेगा कहीं भी, या फिर वो किसी भी डायरेक्शन में भाग जाएगा। हाँ। परंतु जो जंगल वार का ट्रेंड सोल्जर, छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान जो है, जंगल में अगर फायरिंग होगी वो सिखलाई के मुताबिक उसको पता है कि ये जो एम्बुश लगा है, तो एम्बुश क्या होता है कि फर्स्ट फेज दिखाता है, सेकंड फेज जो रहता है वो ज़्यादा कैजुअलिटी करता है। उसको पता है कहाँ पे पोजीशन लेना है, कैसे उस एम्बुश को ब्रेक करना है। आज आप पिछले 7-8 साल का वो दिखेगा हिस्ट्री में, यानी कि 13-14 के बाद से जब से फील्ड में जवान और ज़्यादा स्किल्ड होते गए हैं, एम्बुश में ट्रैप नहीं हो रहे। नक्सली भी एम्बुश लगाने से पहले 4 बार सोच रहा है कि एम्बुश लगाऊंगा तो अब छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान, सीआरपीएफ का जवान, जो भी यहाँ बस्तर में काम कर रहे हैं, किसी भी एम्बुश को ब्रेक कर देते हैं। नक्सली एम्बुश लगाए हैं हमारे को नुकसान करने के लिए, उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो जा रही है। इसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत मेजर रोल ट्रेनिंग का है। जैसे मान लीजिए गोली चली, पहला चीज दिमाग में क्या आता है, क्या करना है, कवर लेना है, क्या करना है? ये शुरू से ही सिखलाई रहती है, सख्त फायर डाउन। फायर आया, आपको गोली की आड़ पकड़नी है। पर मेरा जवान गोली की आड़ पकड़ने से पहले ये भी सोच लेता है कि जो मैं आड़ पकड़ रहा हूँ वहां पे भी तो नुकसान नहीं है। यदि आज नुकसान नहीं हो रहा है तो उसके पीछे, यानी सिविलियन जो रहेगा, सामान्य आदमी एक समय में एक बात सोचेगा कि यहाँ आड़ पकड़ लेता हूँ, इस पत्थर के पीछे छिप जाता हूँ। मेरा जवान ये नहीं सोच रहा, वो ये सोच रहा है मैं इसके पीछे छिपूंगा तो कहीं वहां पर कोई ट्रैप तो नहीं है। उसके मुताबिक वो पोजीशन ले रहा है, उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। और अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी नक्सलियों में कि वो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को ट्रैप कर सके। पिछले 8-10 सालों में तो नहीं कर पा रहे हैं। आपने 70 एनकाउंटर किया है, फेवरेट बंदूक कौन सी है? किस बंदूक से आपने मतलब लगा यहाँ फेवरेट बंदूक ये कहीं भी काम आती है? बहुत सारे राइफल, सभी राइफलें हमारे पास अच्छी है। हाँ। इंडियन मेड इंसास भी अच्छी है, AKM भी अच्छी, परंतु AK-47 जो है उसका कोई जवाब नहीं है। आप उसको 4 महीने तक सफाई नहीं किए हो, कीचड़ धूल गर्दे में घूम रहे हो, वो कभी भी धोखा नहीं देगा। 47 खासतौर से ओल्ड 47 जो है, यानी अभी तक ऐसा नहीं हो कि कभी मिस फायर हो गया हो। कभी अंतर है ओल्ड और न्यू 47 में? ये क्या, ये 47 है ये? हाँ, ये AKM है। ये बताइए क्या होता है इसमें? नहीं, सेम है। हाँ। फंक्शंस भी सेम है, सब कुछ। वो जो ओल्ड जो है, हाँ। वो या तो मटेरियल क्वालिटी कहा जाए या वो चल चल के इतनी रवा हो चुकी है, अब उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं आता है। 47 में ऐसे कभी बहुत ही रेयर फॉल्ट आता है। और राइफल में तो बाकी राइफल्स भी बहुत अच्छी हैं। जैसे एम एक्यूरेसी के मामले में आप देखेंगे तो इंसास की जो एम एक्यूरेसी है वो 47 से फॉर बेटर है। SLR की भी बेटर है। मारक क्षमता जो है वो SLR की ज़्यादा बेटर है। हालांकि 47 और SLR दोनों सेम बोर साइज हैं, परंतु SLR का जो क्या क्या होता है थोड़ा दिखाएंगे? ये बंदूक में दिखाइए। ये की 47 है। हाँ, AKM। हाँ, इसमें क्या जो बता डिटेल में बताइए क्या क्या सामान है इसमें? इसमें जो बोर साइज है, हाँ, इसकी जो बोर साइज है, हाँ, बुलेट की जो साइज है, हाँ, वो 7.62 है। SLR की भी सेम साइज है, पर SLR का जो चार्ज है वो बड़ा है, यानी उसमें बारूद ज्यादा भरा है, तो ज्यादा दूर ट्रेवल लंबा जाएगा वो। हाँ। प्लस SLR का जो बैरल लेंथ है वो 47 से ज्यादा है। ये जो बैरल लेंथ है वो इससे ज्यादा है, तो ज्यादा समय तक उसको पुश करेगा। उसकी जो राइफलिंग एक्शन है, मोशन जो है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी, तो वो ज्यादा एक्यूरेट फायर करेगा,
ज़्यादा दूर तक फायर करेगा, उसके साथ में शॉक वेव्स ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे। तो सभी का अलग अलग है, परंतु गुरिल्ला वार में 47 आपकी पसंदीदा गन अगर मैं पूछूं क्या है तो वो 47 है। 47 कितना राउंड फायरिंग होता है कि मैगजीन क्या होता है इसका? 30 राउंड की मैगजीन है इसकी। 30 राउंड एक्सटेंड भी होता है ये? नहीं, हमें पास बॉक्स मैगजीन नहीं है जिसमें 100 राउंड आता है। हाँ 30 राउंड की ये मैगजीन देखिए बुलेट लगी हुई यहाँ पे जो होता है ये यहाँ भरा होता है बारूद। ये चार्ज है हाँ और ये सामने ये बुलेट बुलेट है। अच्छा गोली चलाते हैं ये निकलती है बाहर। हाँ, बस सामने का पोर्शन जो है वो सामने निकलेगा। क्या होता है डिस्टेंस मान लेते हैं 500 मीटर के दूर में अगर आपका सामने वो टारगेट है वो हिट कर लेगा? ट्रैवल तो ये 2 किलोमीटर तक करेगा। अच्छा परंतु इफेक्टिव शॉट जो रहता है वो हम लोग 300 मीटर मानते हैं। अच्छा 300 उसके बाद मीटर बुलेट फॉल डाउन होता है। हाँ, उसके बाद फिर उसका यदि कोई एक्सपीरियंस्ड फायर होगा तो वो थोड़ा उसके बाद भी एक्यूरेट फायर कर लेगा। और नए फायरर रहेंगे जिनको इसका एक्सपीरियंस कम रहेगा तो क्या बुलेट ट्रैवल ज़्यादा दूर तक करती है, परंतु उसकी जो सटीक रेंज होती है सभी राइफलों की अलग अलग है। 47 से बेटर रेंज इंसास की है, SLR से भी बेटर इंसास की है, परंतु उसकी मारक क्षमता जो है सबकी अलग अलग रहती है। आपका किस्सा भी है कि आप जब सोते थे बस्तर में आप AK-47 लेकर सोते थे? नहीं, वो आदत आज भी है। आज भी है? क्यों? अब कहा जाए कि प्यार है। आदत में शुमार हो गया है वो। हाँ। मैं अभी जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे कोई भी राइफल लेकर नहीं चलता है, पिस्टल लेकर नहीं चलता है। हाँ। वो मेरी आदत में शुमार हो चुका है। बिना हथियार के घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ। हमेशा आर्म्ड रहना है। हाँ। बिल्कुल। आप ग्लॉक भी रखते हैं ना? ग्लॉक रखे हैं आप? हाँ, ग्लॉक रखे हैं। ग्लॉक भी रखे हैं मतलब AK-47 ग्लॉक लेके चलते हैं हमेशा आप? मल्टीपल वेपन, हमेशा जवानों को 2 वेपन कैरी करना चाहिए। हाँ। तो कुछ बैनेट कैरी कर लेते हैं सेकंड वेपन में। बैनेट, खुकरी, कत्ता, सत्तू, कई लोग टंगिया और फरसा भी लेकर चलते हैं। अच्छा। मल्टीपल वेपन कैरी कर लेना चाहिए, 2 वेपन। कभी एक का काम खत्म हो गया, एमिनेशन खत्म हो गया, दूसरा काम आएगा। तो मतलब इतना प्यार है आपको कि आप सोते हैं आज भी? मतलब लगभग कितने साल हो गए आपको? हाँ, यानी 2003 से तक, यानी हमारी लगभग 21-22 साल हो गए। 22 साल हो गए। 22 साल से मतलब आपका प्यार है वो आज ही बरकरार है। आज आप हाथों में AK-47 लेकर सो रहे हैं। हाँ। मतलब ये मान लिया जाए अजीत वगैरह जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं उनकी माशूका AK-47 है। पहली माशूका। अब देखिए आप जंगल में हैं, आप बता सर्वाइवल सिखाते हैं आपको। अब आप मैं आपकी कहानी सुन रहा था कि आप 15 दिन के लिए कांकेर में आप थे, नक्सल जो सरेंडर किया हुआ था वो आप लोग की हथियार चुरा के भाग जाता है। तो आप लोग वापस निकलते हैं रिकवरी के लिए, 15-20 दिन लगता है। कैसे वो पूरा घटनाक्रम होता है बताइए? नहीं, ये धमतरी जिले का है। धमतरी का है। हाँ। एक सरेंडर कैडर था, वो काफ़ी समय से थाने में था। और क्या होता है कि कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाते हैं। नक्सली भी अपने बीच के लोग हैं, यहीं छत्तीसगढ़ के लोग हैं। कुछ समय में उसने भरोसा जीता और एक ऐसा समय क्या था कि अब आप किसी के साथ में रहेंगे तो प्लस माइनस पता चल जाता है। उसको पता था कि जब भी यहाँ से ऑपरेशन निकलती है तो गार्ड वगैरह कुछ कम हो जाते हैं। उसको नोटिस किया, हो सकता है कि प्लान के तहत ही आया हो। और ये सरेंडर नक्सली था? सरेंडर नक्सली, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। और ऐसे ही समय में जब ऑपरेशन में थाने की टीम मेरे साथ ही बाहर गई थी बारिश के समय में, तो वो 4 वेपन लेकर के भाग गए थे। अच्छा। तो सेकंड डे से फिर सर्चिंग चालू हुई थी और कंटिन्यू 13 डेज सर्च करने के बाद नाइट में एक जगह उड़ीसा बॉर्डर में एक छोटा सा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। दोनों मिल गए। अच्छा, ये डिफरेंस क्या है एक्सचेंज ऑफ फायर और एनकाउंटर में? एक्चुअल में एनकाउंटर यानी कि किसी को आपने मारा है। एक्सचेंज ऑफ फायर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप गिनेंगे कि 80 बार 90 बार हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। सक्सेस रेट उसमें 50% होगा। 50% में हम बॉडी रिकवर किए होंगे, 50% में सिर्फ फायरिंग हो गई होगी, कुछ सामान मिल गया होगा, कई बार सामान भी नहीं मिला होगा, दूर से फायरिंग हो गई। ये एक्सचेंज ऑफ फायर है। हम भी उनको कुछ गोलियां दे दिए, वो भी हमको कुछ गोलियां दे दिए। फिर उसके बाद जब आप वहां से गए, आप रिकवर करके आए बंदूक, फिर आप जब घर में आके नहा रहे थे तो पूरा फुंसी हो गया था शरीर में, कीड़े निकल रहे थे। क्या हुआ था कि 13 दिन तक के जंगलों में रहते रहते न खाने को कुछ मिल रहा था और नहाना धोना तो छोड़ दीजिए। और बड़ा वो था कि भरोसा उन्होंने तोड़ा था। साथ में रह रहे थे, साथ में खा रहे थे, तो उस समय कोई ध्यान ही नहीं आया कि हमको उनको खोज रहे हैं। कभी सिर्फ बिस्किट खा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ से चावल मांग के खा लिया, नमक खा लिया। लगभग 7-8 किलो मेरा वेट भी लॉस हो गया था उसमें। अच्छा, 13 दिन में बस?
परंतु उस मूवमेंट के दौरान पता नहीं चल पा रहा था। मेरे साथ जो बाकी लड़के थे तो कुछ बीच में बीमार हुए थे, चेंज हो गए, परंतु मैं अकेला नहीं था। मेरी 7 लोगों की टीम थी, वो भी पूरे, उसमें एसटीएफ के भी कुछ लड़के थे, थाने के भी कुछ लड़के थे, धमतरी पुलिस के जो लड़के थे, इक्वल उन्होंने काम किया ना। कुछ बीमार पड़ गए थे, बीच में चेंज हो गए थे, परंतु इक्वल उन्होंने काम किया। तो टेल साइन जो हमारी सिखलाई थी, यहाँ से उन्होंने बिस्किट लिया था, वहाँ पर खाकर उन्होंने रैपर फेंका था, वहाँ पर रात को रुके थे तो आग जलाई थी, वहाँ पर उन्होंने टॉयलेट किया था। एक एक चीज़ को फॉलो करते करते 13 दिन बाद हम उनके पास पहुँच पाए। और क्योंकि हमारी चुराई राइफल उनके पास थी, तो थोड़ी सी फायरिंग हुई और दोनों मारे गए। हो गया एनकाउंटर उनका। हाँ, आपका निशाना बहुत तगड़ा है, मैं सुना हूँ। मतलब आप अगर एक बार देख लेते हैं दुश्मन को तो वो फिर वो हिट करना तगड़ा है, मतलब वो पहुंचेगा वहाँ तक बंदूक गोली आपका। नहीं, शूटिंग क्या है कि शुरू से ही, चाहे एनसीसी में रहे, एनसीसी में मैंने गोल्ड लिया था तो मैं आर्मी स्पोर्ट्स में सेलेक्ट हुआ था। शूटिंग तो मेरी हॉबी भी है। आप सिखाते भी हैं? हाँ, मैं स्टेट शूटिंग टीम का कैप्टन भी हूँ, पुलिस ड्यूटी में टीम का कैप्टन मैनेजर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और पार्टिसिपेंट भी करता हूँ। तो ये शूटिंग तो मेरी हॉबी है। ठीक ठाक मेरा निशाना ठीक ठाक है अभी भी। जब जंगल में सर्चिंग के लिए निकलते हैं तो नक्सली अक्सर उनको पता होता है कि पगडंडियों से जवान आएंगे, और आपको पता नहीं होता कि आपके जहन में इस बात का इल्हाम नहीं है कि आप पैर रखेंगे, आप स्पाइक होल में गिरेंगे और जीवन भर के लिए आप अपाहिज हो जाएंगे। तो कैसे पहचानते हैं हाँ यहाँ स्पाइक होल लगा हुआ है? इसमें जंगल का जो नॉलेज होता है, कुछ समय में जंगल सब कुछ बता देता है। और मैंने शुरू में ही बताया था, बस्तर में जो एसपीओ, जो बाद में गोपनीय सैनिक बने, फिर सहायक आरक्षक बने, ये उसी परिवेश में पले बढ़े हैं। एक एक दिन में उनसे चीज़ें सीखता हूँ कि वो किन पत्तियों को खाते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, किन किन चीज़ों को नोटिस करते हैं। वो उनके साथ रहते रहते कुछ समय मुझ में भी ये स्किल डेवलप हो गई थी कि नहीं, लोग यहाँ तक सीधा जाकर कैसे घूम के क्यों जा रहे हैं। गाँव वालों को पता है ना वहाँ पर स्पाइक होल है, गाँव वालों को पता है वहाँ पर आईडी है। शुरुआत में तो मैं भी जब नया गया था तो नोटिस नहीं करता था, मगर वो नोटिस करते थे, साहब यहाँ पर पाँव का निशान नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, इसका मतलब आगे कुछ गड़बड़ है, चेंज करो। जहाँ पर बहुत इजी लगता है कि अरे यहाँ से इजीली गुजर सकते हैं, वो ही इन्विटेशन है। नहीं यार, इजी कैसे है, इतना इजी तो नहीं होना चाहिए, तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट से क्रॉस करते हैं। और उसी सिखलाई का ही नतीजा रहा होगा कि इतने साल काम करने के बाद, लगभग मैं 20 साल कंटिन्यू नक्सल में काम, ये मेरी पहली पोस्टिंग है जब मैं नॉन नक्सल क्षेत्र में हूँ। तो इस दौरान जो रहा है, उस सिखलाई का फायदा ये हुआ है कि मेरी टीम का लॉस नहीं हुआ, सिंगल खरोच नहीं। अब तक कितने ऑपरेशन ऑपरेट किए आपने? ऑपरेशंस तो बहुत ज़्यादा किए होंगे, लगभग 1100 हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, यानी कि वहाँ तो एक समय था कि कैंप से बाहर निकलना भी एक ऑपरेशन होता था। सब्जी लेने टीम जाती थी तो 28-30 जवान जाते थे, वो भी एक ऑपरेशन की तरह होता था, क्योंकि कई बार सब्जी लेने गई टीम में कई लोगों का गला कट जाता था। जो कैंप से 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाजार लगा है, वहाँ तक जाने में भी जवानों का गला कट जाता था। वो भी एक ऑपरेशन होता था कि सब्जी लेने जाना है। प्लानिंग बनती थी, टीम निकलती थी, कॉर्डन होता था, पिकेटिंग होती थी मार्केट की, फिर एक टीम जाकर के सब्जी खरीद कर लेकर के, मतलब सब्जी लेने के लिए भी इतना प्लानिंग करना होता था। कैंप से बाहर निकलना भी एक ऑपरेशन था शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां जो थी पुलिस के फेवर में आने लगी, और आज तो लगभग पूरी तरह से पुलिस के फेवर में है। आप वहाँ 20 साल रहे हैं, आपने लोगों को समझा है, क्या लगता है नक्सलियों को कैसे हिंट मिलता है, कैसे मालूम पड़ता है कि हाँ जवान इस ओर से आएंगे, यहाँ से ऑपरेट करने वाले हैं, कितने जवान हैं, तो क्या टैक्टिक्स होता है उनका? नक्सली बहुत बेसिक होते हैं। हाँ, उन लोग किसी भी प्रकार के मॉडर्न गैजेट्स पे डिपेंडेंट नहीं। उनका मैन टू मैन जो कांटेक्ट रहता है वो इतना तगड़ा रहता है। कभी हम जब छोटे थे तो फैंटम की कहानियां पढ़ते थे, जंगल में जाते हैं तो ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। जब बस्तर में ऑपरेशन चालू किए तो इसको हम लोगों ने सुना कि पुलिस पार्टी निकली है और तुरही बजा, जो बस्तर में तुरही रहता है वो बजा, तो एक अलग तरह का टोन में बजा। तो साथ में लड़के रहते थे, पहचानते थे वहीं के लड़के, साहब ये सिग्नल दे रहा है। अच्छा, तो जैसे इधर जा रहे हैं लोग, देखना साहब अब अगला गांव वाला सिग्नल देगा।
तो वो सिग्नल दिया, वो सिग्नल दिया, 4 गांव सिग्नल आ गया कि इस बीच में फोर्स है। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद अलग सिग्नल चालू हुआ कि नहीं अभी तक यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ, अभी तक यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ, अभी तक यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ। वो सिग्नल्स में चल रहा है। कभी हम किसी जगह क्रॉस करके गए तो ढोल की आवाज़ आ रही है, मतलब ये क्रॉस कर चुके हैं यहाँ पे। ढोल की आवाज़ आई पहले, फिर हम खड़े सुने तो उन्होंने पहले एक अलग धुन बजाई, फिर उसके बाद उन्होंने 4 बार उसमें वो दिया। लड़का बता रहा मेरे साथ, पुराना नक्सली, साहब देखो हम लोग 40 लोग हैं, देखो 4 बार मारेगा ये। अच्छा, मतलब 4 बार वो बजा रहे हैं? नहीं, उसके लिए जीरो के लिए उन्होंने कुछ अलग रखा है। अच्छा, जैसा भी है उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, शुरू में हमको नहीं पता चलता था, मगर वहाँ के जो लड़के थे, एसपीओ जो थे, जो पुराने नक्सल कैडर, उनको सब पता चलता था। शायद इसीलिए हम जिंदा है। आप जब वहाँ पे रानी गोदली जैसे बड़ा कांड भी वहाँ पर हुआ, कैसे मन में डर था आपका? हाँ, रानी गोदली, यानी आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब कैंप के अंदर भी ऑपरेशन था। जवान उस समय कैंप के अंदर भी सुरक्षित नहीं था, बाहर तो छोड़ दीजिए, उसमें बहुत दहशत तो रहती थी। परंतु एक बहुत अच्छी चीज थी कि बस्तर ही नहीं और भी बाकी जगहों पे जो नक्सलों को काम था, जो स्ट्रेटजी थी, लोगों से जुड़ कर रहना, उनसे बातें करना, वो मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, इन चीज़ों को मैंने भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया था और लोग मुझसे भी बड़ी अच्छी तरह से जुड़ कर रहते थे। इस कारण बहुत सारी खबरें जो थी वो मुझे भी मिल जाती थी, जिसके कारण हो सकता है हम लोग कई एम्बुश से बचे हों। तो उसके बाद फिर रानी गोदली जैसा बड़ा घटना होता है कि ताड़ मेटला झीरम, तब आप वहीं पे थे? नहीं, झीरम जब हुआ तब तो मैं वहाँ था। हम उस समय दोरनापाल में थे। रानी गोदली और ताड़मेटला जो हुआ, ताड़मेटला सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ, परंतु मैं वहाँ पे एग्जैक्ट जगह में पोस्टेड नहीं था। बाई लक कहा जाए, पर एग्जैक्ट उस जगह में नहीं रहा। यानी कि ऐसी जहाँ पर बड़ी कैजुअलिटी हुई है पुलिस की, मैं या तो उसके बाद पोस्टेड रहा हूँ या तो उसके पहले रहा हूँ। मेरे कार्यकाल के दौरान उन जगहों पर ऐसी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो पाई है। और इसका बहुत बड़ा कॉज ये भी रहा है कि अगर आप पब्लिक से जुड़ कर रहेंगे तो अगर नक्सली कुछ भी प्लान कर रहा है, किसी ना किसी रूप में आपके पास खबर आएगा। जाना ठीक है, नहीं है, क्या हो रहा है, सड़क में क्या हो रहा है, आरोपी निकाले कि नहीं निकाले, कोई ना कोई आपको बताता रहेगा। परंतु ये डिपेंड करेगा कि आप जनता से कितने ज़्यादा जुड़े हैं, नहीं तो क्या मतलब है उनको। जैसे कि आपने बताया, जो गांव के लोग थे वो नगाड़ा बजा करके वो एक धुन देते थे, एक सिग्नल देते थे, तो क्यों सपोर्ट करते हैं जो ग्रामीण है वहाँ के, वो नक्सलियों को? वहाँ पर मैं भी रहता तो उनका सपोर्ट करता, क्योंकि जिन जगहों पे जैसे पुलिस मान लीजिए उनसे कुछ बात पूछती है, यानी नक्सली कोई पूछता है तो वो 100% बताएगा ही। मैं पूछूंगा और वो बताएगा तो उसकी कीमत उसकी जान हो सकती है, उसके परिवार की जान हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं पहुँच सकता, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर जंगल में है, जहाँ पे नक्सली रहते हैं, वो उनसे पंगा कैसे ले सकता है जो संविधान को मानते नहीं है, जिनके लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, ये पुलिस का मुखबिर है, बिला वजह मार सकते हैं। वहाँ पर उनका साथ देना उनकी मजबूरी थी। इस कारण लोग कुछ उनके साथ भी रहे, कुछ भय में उनका साथ दिए। कई लोगों का आपने एनकाउंटर किया और कई लोगों से आप लोग फिर इंट्रोगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, नक्सलियों से आप बातचीत करते हैं, तो क्या समझ में आता है क्यों ये नक्सली बन रहे हैं, क्या विचारधारा है इनकी, क्या चाहते क्या हैं ये? इनके कुछ बड़े कैडर्स को छोड़ दें तो नीचे के कैडर्स को तो ये पता भी नहीं रहता कि उन लोग क्या कर रहे हैं, क्यों उन लोग इनके साथ में लड़ रहे हैं, क्यों उनका साथ दे रहे हैं, उनको नहीं पता रहता। बहुत सारे कैडर्स को नहीं पता, मतलब ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। हाँ, बस साथ में चलना है, हम लोग देश को आज़ाद करने वाले हैं, हम लोग माओवाद लाने वाले हैं। माओवाद क्या है पूछ लो, नहीं पता है उसको। हाँ, जैसे ही आप डीवीसी या उससे ऊपर के कैडर में एचजेडसी या सीसी मेंबर जाएंगे तो उनका क्लियर रहता है, परंतु नीचे के कैडर में तो आप ये मान के चलिए 80% 90% तो कुछ नहीं पता है। बस उन लोग एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया उन्होंने, जिसमें उनकी रोजी रोटी है। यानी इनफैक्ट एक नक्सली से मैंने जब बात किया था तो मैं बोला तो काहे के लिए आया, तो उसने बोला था कि हम लोग देखते थे इन लोग जब आते थे गांव में, इन लोग दोनों टाइम खाना खाते थे। पुलिस वाले नहीं, नक्सली जो थे वो दोनों टाइम खाना खाते थे।
ये कॉज था उसके लिए कि नक्सलवाद ज्वाइन कर लूँ। बाद में उसने सरेंडर किया और उसको भी माओवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। बात करने के बाद पता चला कि उसको ज्वाइन करने का कारण था एक तो यूनिफॉर्म का क्रेज, वेपन, दोनों टाइम उन लोग खाना खाते थे। बोले मैं बोला तुम लोग नहीं खाते थे? हम लोग भी खाते थे, परंतु जैसा उन लोग खाते थे प्रॉपर चावल दाल सब्जी, वैसा हम नहीं खाते थे। बोले इस कारण भी मैं उनके साथ हो गया। तो कई बार जब आप निकले हैं ऑपरेशन में, आपने 1100 बचे रुक गया तो 1100 से ज़्यादा ऑपरेशन आपने लीड किया है। एक दो बार गोली भी लगी है आपको? हाँ, छू के निकली है। हाँ, लकी रहा मैं बहुत। हाँ। लेकिन आपकी टीम को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ? मेरा अजीत तोगरे के लाइफ का एक ही अचीवमेंट है, ये मेडल्स या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ये सब सेकेंडरी है। मेरा अचीवमेंट है मेरी टीम हमेशा सुरक्षित रही। बल्कि ये कहा जाए कि वो मेरा अचीवमेंट है और उस टीम के कारण मैं जिंदा हूँ। तो क्या घटना था, मतलब 3 गोली निकल गई छू करके आपको? नहीं, 2 अलग अलग घटनाओं में लगी थी। एक में गले में लग गई थी पीछे, एक में शोल्डर में बैक में लगी थी। तो बस्तर की बात है, कहा जाए एम्बुश में के दौरान ही हम ट्रैप हो गए थे उसमें। परंतु उसमें ये हुआ कि गोली लगने के बाद भी हमने 2 नक्सली मारे, उनकी बॉडी रिकवर करके वापस आ गए। 1100 से ज़्यादा ऑपरेशन आपने लीड किया है। एक दो बार गोली भी लगी है आपको? हाँ, छू के निकली है। हाँ, लकी रहा मैं बहुत। हाँ। लेकिन आपकी टीम को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ? मेरा अजीत तोगरे के लाइफ का एक ही अचीवमेंट है, ये मेडल्स या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ये सब सेकेंडरी है। मेरा अचीवमेंट है मेरी टीम हमेशा सुरक्षित रही। बल्कि ये कहा जाए कि वो मेरा अचीवमेंट है और उस टीम के कारण मैं जिंदा हूँ। तो क्या घटना था, मतलब 3 गोली निकल गई छू करके आपको? नहीं, 2 अलग अलग घटनाओं में लगी थी। एक में गले में लग गई थी पीछे, एक में शोल्डर में बैक में लगी थी। तो बस्तर की बात है, कहा जाए एम्बुश में के दौरान ही हम ट्रैप हो गए थे उसमें। परंतु उसमें ये हुआ कि गोली लगने के बाद भी हमने 2 नक्सली मारे, उनकी बॉडी रिकवर करके वापस आ गए। तो जब गोली लगा आपको, तो उसके बाद भी आपके मन का जो डर है वो ख़त्म हुआ या फिर जिगरा है टाइगर वाला चल रहा था आपका? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, डर लगता ही है। हाँ, यानी आपके बारे में ये है कि आपको अधिकारी बोलते थे अजीत तुम्हारे मन का डर खत्म हो गया, डर लाओ वापस। हाँ, ये एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं। हाँ। उन्होंने नोटिस किया इस बात को कि तुम जिस प्रकार से जंगल में चले जाते हो और बहुत छोटी टीम लेकर के और कहीं भी चले जाते हो, तुम्हारे दिल से डर दूर हो गया है, ये नुकसानदायक है। मैंने भी रियलाइज़ किया कि सर सही बोल रहे हैं। सर ऐसे बहुत जितने भी अधिकारी हैं, वो जितने भी लड़के काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको नोटिस करते रहते हैं कौन कैसा काम करता है। उन्होंने नोटिस किया और मुझे स्पेशली बोला तुम डरना बंद कर दिए हो, ये नुकसानदायक होगा। मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, ये नुकसानदायक हो सकता है। क्या देखकर उन्होंने कहा कि आप मतलब कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, 3-4 लोगों को लेकर आप जंगल घुस जाते हैं? वही है, दिल से डर दूर हो गया था। ऐसा लगता था कुछ होगा ही नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं। क्यों ये डर क्यों खत्म हुआ आपका? मतलब सफलता मिलती रह गई? सफलता मिलती रही और लड़के जो साथ में रहते थे, ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं 2 लड़कों को बोलूँ चलो अपन यहाँ चलते हैं और वो मना कर दे। आप पर भरोसा? मुझसे वो मोटिवेट हो जाते थे, उनसे मैं मोटिवेट हो जाता था, कहीं भी चले जाते थे। राजनांदगांव जिले की घटना है, औंधी थाना क्षेत्र में, जब एसटीएफ के 3-4 लड़कों के साथ में हमने बॉर्डर में, गढ़चिरौली बॉर्डर में जाकर ऑपरेशन किया था। 2 बॉडी भी रिकवर किए थे। उसमें 4 लोग ही गए थे, जो फर्स्ट टीम गई थी। अच्छा, उसमें आप 4 लोग थे बस? हाँ। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें हम लोग स्मॉल टीम में ऑपरेट किए हैं और अच्छा सक्सेस मिला है। और इन सब बातों को सर ने नोटिस किया था कि बोले ये ठीक है, परंतु तुम डरना बंद कर दिए हो और ये नुकसानदायक हो सकता है। मुझे भी लगा हाँ, ये गड़बड़ है, अब वहाँ से निकलना ठीक होगा। डरना ज़रूरी है, क्योंकि अब डरते हैं तभी आप अलर्ट रहते हैं। डर दूर होता था बिल्कुल कैजुअल हो जाते हैं। और वो पहला दिन होगा जब आप कैजुअल होकर के जाएंगे बस्तर में और नुकसान उठा लेंगे।
कई बार ऐसा हुआ है कि आपको जो बड़े अधिकारी थे वो कहते थे आप थक गए हो, अब बहुत काम कर लिया, अब आप कहीं और जाओ और थोड़ा आराम करो, उसके बावजूद आप जिद करते थे रहूंगा तो नक्सली क्षेत्र में रहूंगा। और शुरुआत में बस्तर से बाहर निकले हम लोग हाँ 10, 11, 12 के समय में जब ट्रांसफर्स बाहर हो रहे थे तो पूछा भी गया था तुम कहाँ जाना चाहते हो करके। तो मैंने बोला था कि सर अभी तो फिट हूँ मैं, फिजिकली फिट हूँ, अभी कुछ दिन और ऑपरेशन कर लेते हैं, बाद में तो शहर में आकर के काम करना ही है, अभी हम लोग मैं कुछ दिन तक और काम कर सकता हूँ। अधिकारी जो होते हैं वो बस्तर में नक्सल क्षेत्र में पोस्टिंग, यानी कि इसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं, मतलब पनिशमेंट है, आप जानबूझकर बाहर रहना चाहते थे? मज़ा आ रहा था वहाँ, हाँ ऐसा लग रहा था काम कर रहे हैं कुछ। हाँ, लेकिन जब आप इतना काम करते हैं, इतने नक्सलियों को आप ढेर करते हैं, तो नक्सलियों की नज़र में भी आ जाते हैं। तो आपका नाम आया था हिट लिस्ट में कि हाँ अजीत ओग्र है, ये बहुत ऑपरेशन कर रहा है, इसको चोट पहुंचा रहा है। ऐसे कुछ 2-3 बार ऐसे मैंने के वो भी मिले, हाँ दस्तावेज भी मिले, अच्छा, और जिसमें उन्होंने कुछ अलग अलग नामों से वो किया था, और साथ में SIB से भी हिंट आया था अच्छा कि आप जो इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं उस पर वॉच किया जा रहा है, गड़बड़ हो सकती है करके। तो 2-4 सोर्सेज से ऐसा पता चला है बीच बीच में, और स्वाभाविक सी बात है तो जब दस्तावेज में आपका नाम लिखा हुआ था? हाँ, अच्छा, और आप रेगुलर ऑपरेशन करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके टारगेट में आ ही जाते हैं कि ये जो है हमको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको किसी भी प्रकार से हटाया जाए करके। तो पता था कि हम उनके टारगेट में हैं, बस किस दिन वो टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो कभी जब ये नाम आया आपका कि हाँ अब ये नक्सलियों के नज़र में मैं आ चुका हूँ, उसके बाद जब ऑपरेशन में कभी डर का अनुभूति हुआ आपको कि हाँ अब फंस गए हैं एम्बुश में, अब मुश्किल लग रहा है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ कभी नहीं हुआ कि फंस गए हैं। यही था मतलब, ये डर जो था ये डर ही नहीं हाँ, था। वो जो डर नहीं था। हाँ कहीं भी जाने पर वो जो अंदर से फियर फील होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया था, और इसलिए ही वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। कभी एम्बुश लगा है आपके ऊपर, गोली चली है? हाँ, कई बार। हाँ कई बताइए, ऐसी अब वो घटना है। नाली में कूद गए थे आप, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी आपके ऊपर? नाले में ये नारायणपुर की बात है, नारायणपुर और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर की बात है। एक किस्कोडो क्षेत्र पड़ता है, किस्कोडो, गड़दा, गवाड़ी, अर्रा तोमर्रा वाला, वहाँ पर नाले वाला एक ऑपरेशन से हम वापस आ रहे थे और शाम का समय था, 5-6 बज रहा था, अंधेरा यानी कि जस्ट हुआ था, बहुत एकदम डार्क नहीं हो पाया था। तो मोस्टली क्या होता है, पहाड़ियों के बीच से ही नाला वगैरह गुजरता है और वही बगल से सड़क रहती है जो रेगुलर चलती है। उस समय पे हम लोग वहाँ पे क्रॉस करके पहाड़ी से ना चढ़ करके वहाँ जाएंगे ऐसा करके डिसाइड किया। वो उसके 100-150 मीटर पहले ही डिसाइड किया कि एम्बुश लगेगा तो वहीं लगेगा, एक काम करते हैं उसको चेक करते हैं। तो 3-4 लड़कों के साथ में वहाँ मौके पे पहुँच गए, और वहाँ जा कर के भी जैसे मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, धीरे से सुन रहे थे, उतने में फायर आया, तो पोजीशन लेने की हड़बड़ी में नीचे में नाले में गिर गया था, और वो नाले के उस पार भी पूरे लाइन से थे, वो फायर कर रहे थे ऊपर से। अच्छा, 4-5 आप सेकंड नाले में गिर गए, ऊपर से आपको फायरिंग चल रही हाँ, है? वो 4-5 सेकंड में भाग करके वापस आ गए, और फिर हमारे जवानों ने फायरिंग रखी। तो एम्बुश में तो वो सक्सेस हुए नहीं, हम वापस भी आ गए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप नाले के अंदर थे, आप कूद गए, ऊपर से फायरिंग चल रही है आपके ऊपर, तब भी डर नहीं लगा आपको? उस समय पता ही नहीं चला, उस समय तो बस गिरे हैं और भागे हैं हाँ कि यहाँ से कुछ दूर जा करके वापस चढ़ जाएंगे। हाँ, भागते रहे, और नाले में बहुत कम 4-6 इंच पानी रहा होगा, परंतु पत्थर जो थे उसमें चमक रहा था, और दौड़ते वापस आ गए। जब बुलेट पड़ रहा था तो चिंगारी निकल रही थी। दौड़ कर वापस आ गए। हाँ, पर वापस जाने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, आज बहुत गड़बड़ हो सकती थी। बिल्कुल सर के ऊपर से ही फायर कर रहे थे वो। ठीक बात है। और सपने वाला क्या था, इसके बाद सपना आया था आपको? हाँ, वो फिर बाद में सपनों में आता था। हाँ, यानी जागते रहो तो डर नहीं लगता था, परंतु वो शायद अनकॉन्शियस माइंड में रहा होगा कि, तो मेरे साथ क्या था, मेरे घर में 2-3 लड़के सोते थे साथ में, दरवाजे में या सामने कमरे में। तो रात को कई बार मुझे उठाया, बोले साहब आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, गिंगिया रहे थे, गिंगिया रहे थे करके। तो शायद भले आप ऊपर से कितने भी रहो, वो अनकॉन्शियस माइंड में जा करके तो वो फीड हो गया था कि बिल्कुल सर के ऊपर गोलियां चल रही थी। तो ऐसा कुछ दिन तक चला, फिर ठीक हो गया धीरे धीरे। मतलब एक जो जवान बस्तर पोस्टेड है,
जो लगातार ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है, वो भले कॉन्शियस हो तब ना करे, मगर अनकॉन्शियस माइंड में सपने में मतलब वो फायरिंग कर रहा है। सपने में भी चलता है। हाँ ऐसा होता है। हाँ, तो अब तक कितने एनकाउंटर दर्ज है आपके टीम के नाम पर? मेरी टीम के तो एक्सचेंज ऑफ फायर तो 80 से ज़्यादा होंगे। 80+ एनकाउंटर। हाँ। उसमें 50% बॉडी रिकवरी है। अच्छा। 50% बॉडी रिकवरी नहीं है, परंतु बॉडी रिकवरी ये सक्सेस का मानक मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सक्सेस का मानक ये है कि आप वहाँ तक गए थे, आपने टारगेट टच किया, हिट किया, आप बिना किसी लॉस के रिटर्न हुए। 50% टाइम आप सक्सेस होकर के रिटर्न हुए, परंतु 100% टाइम आप विदाउट एनी कैजुअलिटी आप रिटर्न हुए। मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं, नुकसान नहीं हुआ कभी। मतलब 80+ एनकाउंटर्स आपके नाम पे दर्ज है। बॉलीवुड से कॉल आया था आपको कि मूवी बनने वाली है आपके ऊपर, ऐसा कुछ? हाँ, वो बीच में आए थे स्टोरी करने के लिए। हाँ। परंतु क्या होता है कि ऑपरेशन सीक्रेट्स रहते हैं बहुत सारे। हाँ। तो वो क्लियर उनको कर नहीं पाए कि गुरिल्ला वार जैसी होती है, तो उस पर अगर मूवी बनानी है तो किन इंग्रेडिएंट्स को डाला जाए, किन को नहीं डाला जाए। तो वो चल रहा प्रोसीजर, अगर वो सही सूटेबल रहा, जो सरकार और पुलिस के हित का रहेगा तो बनेगा और बेहतर रिजल्ट भी ला रहे हैं। आपसे खुश होकर के आपको पिस्टल गिफ्ट किया गया था। हाँ, घोषणा तो की गई थी। हाँ। मिला नहीं है अभी तक मिला नहीं आपको? हाँ। कब की बात है, कब घोषणा हुआ था ये? शायद 16-17 के आसपास की बात है। 2017 में घोषणा किया गया था, आपको पिस्टल दिया गया, अभी तक मिला नहीं है? नहीं, बस लेटर मिला है इसका। अच्छा। परमानेंट ड्यूटी पे भले ना बैठा रहे कोई, हाँ। परंतु को जैसी खबर मिलती थी वो किसी को तार लगा कर बिठा लेते थे। और आईडी ब्लास्ट करने के लिए तो किसी भी प्रकार के स्किल की जरूरत रहती नहीं है। हाँ। बस इस पेड़ के पीछे पहुंचा और स्विच ऑफ दबाना है और भाग जाना है। हाँ। कितना आप लोगों ने सक्सेस ऑपरेशन दिया है, क्या लगता है? सम्मान मिला है आपको? 3 बार राष्ट्रपति वीरता पदक मिला है आपको? 4 बार। 4 बार सम्मान देखिए, मेडल्स मिलते हैं। हाँ। प्रमोशंस मिलते हैं। स्टेट में मुझे डीएसपी प्रमोट किया गया है। सम्मान ये होता है कि बस्तर को, जिन जगहों को 10 साल 15 साल पहले छोड़ चुके हैं, हम वहाँ जाते हैं। जैसे ही पता चलता है उस समय के एसपीओ लोग वो तत्काल पहुँच जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, फ़ोन करते हैं, चंदा करके, गाड़ी करके देखने के लिए आ जाते हैं। मैं कवर्धा में पोस्टेड था, नारायणपुर से एक बोलेरो में 12-13 लोग आए वहाँ। मैं सोचा कि भोरमदेव घूमने या किसी और फंक्शन में आए थे। मैं पूछा कैसे आए थे, तो गोंडी तेरे को देखने आए थे साहब, ऐसे बोले। बोलो मेरे को देखने आए थे, कितना दिन से नहीं देखे थे। मतलब पुराने लोग जो थे आज तक याद वो रखे वहाँ आपको। से यहाँ तक आए। और उसके बाद फिर बोलते हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ से लोग देखने आए, गाड़ी का चंदा करके बोलेरो करके देखने आए, मिलने आए। और उसके बाद फिर बोलते हैं अब तू मरेगा तो भी देखने नहीं आएंगे। मैं बोला क्यों? बोले गाड़ी में बहुत उल्टी होता साहब। तो आप वहाँ रहे, हल्बी को डिसी के आप? उस समय तो उनके साथ में था लगातार, तो बोलते रहते थे। अब धीरे धीरे जैसे नॉर्थ की ओर आए तो फिर से छूट गया, पर वहाँ धीरे धीरे में आने के काम का बात हो जाती थी। अब जब एक व्यक्ति जो रायपुर का रहने वाला है वो नक्सल ऑपरेशन कर रहा है, और जब नाम आ रहा है नक्सलियों के बीच में हिट लिस्ट में, हाँ ये जो है नुकसान पहुंचा रहा है, परिवार के मन में कितना डर रहता है? फैमिली वाले क्या बोलते हैं आपको? नहीं, मेरी फैमिली ऐसे भी पुलिस फैमिली है, तो कभी भी किसी प्रकार का निगेटिव नहीं रहा। पापा को भी पता है, मम्मी को भी पता है। पापा भी पुलिस से रिटायर हुए, आज 30 साल हो गया उनको रिटायर हुए। तो उनको पता है पुलिस की नौकरी कैसे रहती है, किस समय क्या चैलेंजेस रहते हैं। ठीक बात है। कभी भी नहीं, इनफैक्ट शादी के बाद वाइफ से भी नहीं। हाँ, बस ये रहता था कि ऐसी जगह में जहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि आपको समोसे भी खाने हैं तो जो सामने से बस गुजरने वाली है तो नेटवर्क है तो फ़ोन कर दिया कि अरे होटल वाले वो बस में डाल देना 2 प्लेट समोसा, वो आ गया, दरवाजे के सामने उतार दिया तो समोसे खा लिए। ऐसी जगह में भी रहे हम, अगर ऐसा कभी भी फैमिली की ओर से निगेटिव नहीं रहा कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
कैसा लगा बात करके आपको? बहुत अच्छा। हाँ